हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को होना तय है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सीटेट 2 पेपर होता है जिसमें आपको 60 नंबर की एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान आना होता है। तो उससे संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपका 30 क्वेश्चन होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे खासकर। तो ये केवल प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। और जिन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे उनको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि ये को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। चार ऑप्शन है, गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। तो जिसमें से जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी है, यानी कि नर्मदा। देखिए, हमारे भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों में यानी कि रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। उनमें से नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये 3 नदियां मोस्टली हैं कि नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा। ठीक है, तो ये आपकी 3 नदियां हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भ्रंश घाटियाँ होती क्या हैं। देखिए, भ्रंश घाटी को हम लोग रिफ्ट वैली भी कहते हैं, यानी क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्ट वैली भी कहते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पूछे गए सवालों में एक है कि भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में, किसमें, तो जर्मन भाषा में क्या कहते हैं। तो जर्मन भाषा में इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉबेन कहते हैं। ठीक है, ग्रॉबेन। तो जर्मन भाषा में इसे ग्रॉबेन कहते हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। तो अगर थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए, ऊपर क्या है आपका विंध्यन है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर सतपुड़ा है और नीचे क्या है आपका सतमाला है। ठीक है, सतमाला पर्वत है। तो अब होता है इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि बीच में, खासकर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिएगा कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में आपकी नदी कौन सी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा। ठीक है, और सतपुड़ा और सतमाला के बीच में कौन सी बहती है, तो ये बहती है कौन सी, ताप्ती। तो इनको भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। चार ऑप्शन है, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय समिति। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका वो ए है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और आपका तीसरा है कि कालीबंगा किस राज्य में है। चार ऑप्शन है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में, जो कि हड़प्पा कालीन का एक स्थल है। तो ये कालीबंगा का मतलब होता है, अर्थ जो है वो काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का, वो काली रंग की क्या, काली रंग की चूड़ियाँ, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये कहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा राजस्थान में। अच्छा, कि कालीबंगा से देखेंगे तो जुते हुए खेतों के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाजरा के लिए बीज दर क्या है। पहला ऑप्शन है 8 केजी प्रति हेक्टेयर, 4 केजी प्रति हेक्टेयर, 12 केजी प्रति हेक्टेयर, 16 केजी प्रति हेक्टेयर। तो जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी कि 4 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी कि अगर आपको बाजरा का फसल लगाना है तो आपको प्रति हेक्टेयर के लिए 4 केजी बीज मतलब बोना पड़ेगा। ठीक है, ये बीज बोना पड़ेगा। तो यानी कि आप देखोगे कि 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो ये 2.47 क्या होता है, एकड़ होता है। यानी कि लगभग 2.5 एकड़ हम लोग कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। एग्जैक्ट डाटा 2.47 एकड़ का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है। चार ऑप्शन है, कृषि, कानून व्यवस्था, नागरिकता, भूमि और राजस्व। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका 3 सही, यानी कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप। देखिए, इसमें कह रहा है कि राज्य सूची का विषय नहीं है तो इसलिए नागरिकता नहीं है। देखिए, नागरिकता यानी सिटीजनशिप के संबंध में कोई कानून अगर बनाना होता है तो आपकी संसद बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट बनाने का मतलब हो गया कि यानी कि वो फिर संघ सूची का विषय हो गया। ठीक है, संघ सूची का विषय हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उस 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, 3 सूचियों के बारे में उल्लेख कर रखा है। एक संघ सूची, एक संवर्ती सूची और एक राज्य सूची। तो संवर्ती सूची में वो विषय रखे जाते हैं जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम कानून बना सकते हैं। तो संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था। एम एफ हुसैन, अवनींद्र नाथ, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस। तो जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी कि अवनींद्र नाथ की बात करते हैं तो ये वर्तमान समय में जो मॉडर्न हमारा पेंटिंग है उसके ये जनक माने जाते हैं। लेकिन 4 ऑप्शनों को अगर देखा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। जैसे जो एम एफ हुसैन है,
एम.एफ. हुसैन को हम लोग भारत का पिकासो कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का पिकासो। पिकासो कौन है? तो पिकासो एक बहुत बड़े क्या रहे, पेंटिंगकार रहे हैं, यानी कि चित्रकार रहे हैं। अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन का जो जन्म हुआ है वो हंगरी में हुआ था, हंगरी में। लेकिन इनका संबंध कहीं ना कहीं गोरखपुर से भी रहा है, यानी कि इनके दादा परदादा लोग गोरखपुर में रहते थे, यूपी में। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ? हंगरी में हुआ। देखिए नंदलाल बोस की बात करते हैं तो नंदलाल बोस वो चित्रकार हैं, वो पेंटिंग है जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में जो डिजाइन तैयार किया गया है वो नंदलाल बोस के द्वारा ही तैयार किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फर्टिगेशन का संबंध है परागण से, निषेचन से, संकरण से, जल एवं उर्वरक देने से। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका सही आंसर ना ऑप्शन नंबर आपका 4 सही, यानी कि जल एवं उर्वरक देने से। फर्टिगेशन का संबंध किससे है? तो जल एवं उर्वरक देने से। किसे? फसलों में। क्यों? आपने पढ़ा फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का संबंध ये फर्टिगेशन संबंध आपको लगाना है, न कि निषेचन से। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 1872, 1873, 1876, 1871। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका वो कौन सा भाई? ए है, ठीक है, 1872। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था फुटबॉल का वो 1872 में हुआ था। 1872 साहब से भी ध्यान रख सकिए थे, जो भारत में एक गवर्नर था लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या की गई थी ना 1872 में किया गया था, अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसका उपनाम गलत है? 4 ऑप्शन है, वाजिद अली, अख्तर पिया, समता प्रसाद मिश्र, गुदई महाराज, महबूब खां, तरसपिया, इनायत हुसैन, प्राण पिया। देखिए जो सही ऑप्शन है ना इसमें वो ऑप्शन नंबर यानी कि 4 है, यानी कि इनायत हुसैन खां को प्राण पिया नहीं कहा जाता है। हालांकि प्राण पिया हम लोग विलायत हुसैन खां को कहते हैं। किसे कहते हैं? विलायत हुसैन खां, ठीक है, विलायत हुसैन खां को हम लोग बोलते हैं प्राण पिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें हालांकि देखेंगे किसे हम लोग कहते हैं? विलायत विलायत हुसैन को कहते हैं। वाजिद अली शाह की बात करते हैं तो ये अवध के अंतिम नवाब थे, जिन्होंने अख्तर पिया के नाम से कुछ बंदिशें लिखा करते थे, या फिर कह सकते हैं उनका उपनाम ही था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो देखिए इसको क्या करना है आपको? सुलेमित करना है, ठीक है। एक तरफ क्या दे रखा है? कुछ लोगों का नाम, एक तरफ उनके द्वारा स्थापित समाज या संगठन के नाम है। तो देखिए इसमें जो इधर राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एम.जी. रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे। एक तरफ है आपका रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तो इसको मिलान करने की अगर बात किया जाए तो देखिए जो राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यह किया था, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे विवेकानंद की बात करते हैं तो विवेकानंद ने क्या किया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। उसके अलावा दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो ये आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था। और एम जी जो रनाडे हैं वो प्रार्थना समाज की जिन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। तो हालांकि देखिए एम.जी. रनाडे की जब बात करते हैं तो इन्हें प्रार्थना समाज के संस्थापकों में ये एक थे, ठीक है। हालांकि इसके साथ में कोई लोग और भी थे। तो अब देखिए इस मैच कौन खा रहा है, यानी कि ए का 4 कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी मिल गया, ज़्यादा मिलाना भी नहीं था। तो ए का 4 यानी कि राजा राम मोहन राय, सॉरी राजा राम मोहन राय की बात करें तो ए का 3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या सही है आपका? तो इसमें आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपके हैं उसके हिसाब से जो सही है वो है आपका कौन सा? बाबर। तो बाबर ने क्या किया था? आराम बाग की स्थापना कराया था। कहाँ पे कराया था ये? तो ये है आपका आगरा में, ठीक है। आराम बाग कहाँ है? आगरा में है। तो जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो पहली बार बाबर को इस आराम बाग में ही दफनाया गया था। लेकिन बाद में जो उसकी आत्मकथा है तुझुके ए बाबरी, जो कि चगताई भाषा में लिखा गया है, तो उसमें जब पढ़ा गया था तो उसमें लिखा था कि उसको अपने देश में दफनाना चाहिए। तो बाद में उसे काबुल ले जाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भाग विभक्त था। 4 ऑप्शन है, 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में, 10 राज शासन में, या 16 महाजनपद व गण राज्यों में। तो देखिए जो सही आंसर है ना आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 4 है। देखिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना क्लास 6 की, एनसीईआरटी जब क्लास 6 की पढ़ेंगे तो उसमें ये सब डाटा आपको दिया हुआ रखा है। तो क्यों आपको पता होना चाहिए कि जो मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य के देखा जाए उसके बाद में
तो 16 महाजनपदों और गणराज्यों में ये क्या था, हिस्सा आपका बटा हुआ था। तो एक चीज़ हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि जो 16 महाजनपद हैं इनके उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखिए एक क्या है आपका जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जिसका नाम क्या है, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में क्या है, 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपका बौद्ध धर्म का एक क्या है ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। कौन सा है, अंगुत्तर निकाय, उसमें भी क्या है इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि जो 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों से 8 जो महाजनपद थे वो कहाँ थे, यूपी में थे। कहाँ थे, यूपी में थे। इनमें से एक आपका क्या था, जनपद था वज्जी। ठीक है, वज्जी, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। तो ये वज्जी था ना, वो एक गणतंत्र था, ठीक है, रिपब्लिक था, यानी कि अपने प्रतिनिधियों को चुनाव जो ये लोग करते थे वो जनता के द्वारा किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। 4 ऑप्शन है आपका, क्यूरोशियो धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी जलधारा, क्यूराइल की जलधारा। देखो इसमें गर्म की जलधारा की बात कर रहा है, तो जो गर्म जलधारा है ना वो आपके क्या है, क्यूरोशियो जलधारा। तो क्यूरोशियो जलधारा कहाँ चलती है, तो पैसिफिक ओशन में, यानी कि प्रशांत महासागर में जलधारा चलती है। लेब्राडोर की बात करें तो ये ठंडी जलधारा है, ग्रीनलैंड के पास चलती है, यानी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो कनारी की जलधारा है ये चलेगी कहाँ पर, तो जो पश्चिमी यूरोप है और जो अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे चलेगा, अटलांटिक महासागर में। देखिए क्यूराइल धारा की बात करते हैं, तो क्यूराइल की जो जलधारा है इसे हम लोग ओयोसियो, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओयोसियो की जलधारा बोलते हैं। तो ये भी प्रशांत महासागर में ही चलती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो ये ठंडी जलधारा एक है, ठीक है। तो देखो जलधारा को का कॉन्सेप्ट होता है, जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। तो आप अगर इस देखेंगे क्या, ग्लोब पर जब हम लोग बात करेंगे, ग्लोब की लेकर बात करेंगे, तो जो आपका ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पर या दक्षिण की ओर जाने पर, ठीक है, जो जलधाराएं जो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जलधाराएं जाती हैं वो गर्म होती हैं। कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। लेकिन जो जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं वो कैसी होती हैं, वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मेघालय का पठार का विस्तार है, यानी कि जो मेघालय का पठार है वो किसका विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का, अरावली का, हिमालय का, तिब्बत का पठार का। तो जो सही आंसर है ना आपका ऑप्शन नंबर ऑफ क्या है, वो ए है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा क्या है, मेघालय का पठार है। अगर जो आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ कि ये कैसे इन सब का निर्माण हुआ है। तो ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार ये है और ये है मेघालय का पठार। तो ये मालदा गैप, ठीक है, मालदा गैप या राजमहल गार्डो गैप द्वारा क्या हुआ है, ये मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया है, लेकिन है हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन आपका हुआ है ना वो कब हुआ है, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो कब हुआ है, तो ये हुआ 1992 में हुआ। ठीक है, 1992 में हुआ है। जबकि ये पारित कब हुआ था, तो 1993 में। और लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1994 को ये देश में क्या हो गया, लागू हो गया। तो देखिएगा अब ये कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन ये क्या था, संबंधित था, ये पंचायतों संबंधित था। तो अगर ये पंचायतों संबंधित था तो फिर ये नगर निगम तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कौन सा क्या पूछ रहा है कि सम्मिलित है। तो यानी कि ए भी है, बी भी है और क्या है आपका सी भी है। तो यानी कि ए बी और सी यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। यानी अगर ये पूछ रहा है कि जो भारत का कौन सा ऐसा अनुसूची है जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन की बात की गई है, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो देखिए जो इसमें जो सही आंसर है ना ऑप्शन नंबर आपका क्या है, वो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, यानी कि 9वीं अनुसूची। यानी कि सबसे पहले हमारे संविधान में ये 9वीं अनुसूची ही जोड़ी गई थी जिसमें भूमि सुधार से संबंधित बातें की गई हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में अगला है 17 की सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है टांग की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा यानी बेहोशी आने पर, पसली की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, यानी कि रोगी के पानी में डूबने पर। देखिए क्या होता है कि सेफर विधि उसमें होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम यानी कि कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, रोगी को क्या करते हैं सांस, ठीक है,
सांस यानी कि ब्रीथ यानी कि उसे हम लोग देते हैं, ऑक्सीजन और प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो रोगी के पानी में डूबने पर सेफर विधि का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से उसको सांस देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद, मृदा अपरदन रोकना, कीटनाशक रसायन, फसल चक्र। तो जो इसमें जो सही आंसर आपका है उसमें आपका सी सही है, यानी कीटनाशक रसायन। देखिए, आप जब केमिकल का प्रयोग करते हैं तो वो मृदा संरक्षण का एक विधि नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यानी कि जैविक खाद यानी कि जैसे हरी खाद कहते हैं, गोबर खाद कहते हैं, मृदा अपरदन रोकना, ठीक है। फसल चक्र यानी फसल चक्र का मतलब होता है कि हर खेत में हर बार फसलों को बदल बदल कर लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं कि इस बार अगर गहरी जड़ वाली फसल लगाया है तो यानी कि अगले सीजन में आप उथली जड़ वालों को लगाएं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 19 में कौन सा निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? चार ऑप्शन है, वर्गाकार, समुच्च, एकांतर, षष्ठभुजाकार। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका वो क्या है, बी सही हो जाएगा, यानी कि समुच्च, जिसे हम लोग कंटूर, ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर विधि भी कहते हैं। तो कंटूर विधि जो होती है, इस कंटूर विधि से पहाड़ी इलाकों में खेती की जाती है, जिसे हिंदी में समुच्च रेखी भी कहते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि विकारी भोज्य पदार्थ क्या है? चार ऑप्शन है कि मांस, प्याज, अरबी, आलू। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यानी कि सी सही है, यानी कि अरबी, ठीक है। तो अरबी क्या है, ये विकारी भोजनों में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात कहते हैं? मृदा समूह, मृदा कणा कर, मृदा संरचना, मृदा समुच्चय। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मृदा कणाकार, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 22 की प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? चार ऑप्शन है, मणिपुर, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यानी कि ये कहाँ पे खोला गया है, मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी है ना, इम्फाल, तो इम्फाल में ही ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। जैसे हमारे यूपी में राजकीय जो खेल विश्वविद्यालय खोला गया है मेरठ में, जिसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है, ठीक है, कंपूचिया, कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में, म्यांमार में। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वो आपका ए सही हो जाएगा, कंपूचिया यानी कि कंबोडिया। तो कंबोडिया देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, यानी कि जिसे हम लोग आसियान कंट्री कहते हैं। तो आसियान कंट्री का एक देश है कौन सा, कंबोडिया, जिसकी राजधानी नोम्पे है। तो अंकोर वाट मंदिर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, एक हिंदू मंदिर है, ठीक है। कैसा हिंदू मंदिर है जो कि किसको समर्पित है, खासकर विष्णु, ठीक है, विष्णु को समर्पित है अंकोर वाट का मंदिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सुलंबित नहीं है? पहला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि। तो जो इसमें जो सही आंसर है, पूछ रहा है कि कौन सा सुलंबित है। तो सुलंबितों की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही क्या किया था कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या किया था, लागू किया था। बाकी ये तीनों क्या है आपके गलत हो जाएंगे। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था कि ये जो अच्छा, जो लॉर्ड डलहौजी है सहायक संधि ये नहीं इसने किया था, तो वेलेजली की सहायक संधि थी, ठीक है। और विलय नीति तो लॉर्ड डलहौजी की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, 61, 62 या 63। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1900 आपका 61 हो जाएगा, ठीक है। 1900 कौन सा 61 है। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनत घाटी का, रिफ्ट घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, अभिनति घाटी का, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है ना वो आपका क्या है, रिफ्ट घाटी की बात करते हैं। रिफ्ट घाटी यानी कि वही भ्रंश घाटी की बात आ गई। तो ये क्या है, उसके उदाहरण है, रिफ्ट घाटी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, अमेरिका की कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो जो मृत घाटी है वैसे कि वहाँ के नेशनल पार्क भी है अमेरिका का, तो जो कि एक खासकर रेगिस्तान में, ठीक है, मोजावे, ठीक है, नहीं मोजावे। तो मोजावे रेगिस्तान में आपका ये डेथ वैली है, ठीक है। रिफ्ट घाटी का उदाहरण भी है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की वायु की गति समांतर जिस यंत्र से मापते हैं उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, स्पीडोमीटर, विंड वेन, वेरोमीटर, एनीमोमीटर। तो सही आंसर वो है आपका क्या है, एनीमोमीटर, ठीक है। तो एनीमोमीटर में क्या होता है कि जो वायु की स्पीड है वो हम लोग मापते हैं। बैरोमीटर में तो जो अपेक्षिक आपका जो दाब होता है वो उसे मापते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या 28वां कि 73वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान संबंधित है, किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, पंचायती राज प्रणाली से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, पंचायती राज प्रणाली से। तो मैंने क्या बताया कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है, ये संशोधन कब हुआ है, जो विधेयक कब आया था 1992 में आया था, ठीक है। पारित कब हुआ 1993 में। लागू कब हुआ 24 अप्रैल 1994 में। कहाँ लागू हुआ सर्वप्रथम, तो आप देखेंगे कि जो खासकर ये संशोधन था, ये संशोधन जो लागू करने वाला पहला राज्य है ना, वो है कौन सा, मध्य प्रदेश है। कौन सा, मध्य प्रदेश, इस संशोधन को लागू करने वाला, ठीक है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था जो लागू होती है सबसे पहले वो राजस्थान के, ठीक है, जो नागौर जिला है, बगदरी गांव, वहाँ पे लागू होता है 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है, तो अगर आप देखेंगे तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो नहीं मिलती है तो मणिपुर से नहीं मिलती है, ठीक है। मणिपुर से ये नहीं मिलती है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से मिलती है। देखो बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। कितने, 5 राज्यों से। एक तो मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, एक आपका असम हो गया और दूसरा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया। हालांकि पश्चिम बंगाल से सीमा बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, कितना, 4096 किलोमीटर लगती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि सोना का लैटिन नाम क्या है। अर्जेंटिन, प्लम्बम, नेट्रियम, ऑरम। तो जो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑरम, ठीक है, ऑरम, जिसे हम लोग ए यू कहते हैं, संकेत देते हैं सोना को, ठीक है। सोने के बारे में थोड़े से बात कर लें तो सोना सबसे ज़्यादा क्या है, आघातवर्धनी और तन्यता वाली धातु है, ठीक है। आघातवर्धनी का मतलब होता है कि इसमें जितना आप आघात मारेंगे, चोट मारेंगे, ये टूटेगा नहीं, उतना ही फैलता जाएगा, चादरों की तरह की, बहुत पतले पतले। इसलिए आपने देखा होगा कि सोने के आभूषण होते हैं वो कितने पतले पतले होते हैं। तन्यता मतलब होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें कितना तन्यता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लंबा इसका तार बनाया जा सकता है। और सोना सबसे कम क्या अभिक्रियाशील धातु भी होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। तो ये अभी आज के क्या थे, 30 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन, चलिए ठीक है, और भी मिलेंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।